ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ CU पंजाब रेडियो 89.6 FM तरक्की दी आवाज। नमस्कार दोस्तों, CU पंजाब रेडियो 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम खास मुलाकात। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रॉबिन जिंदल। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं भारत के प्रसिद्ध भूविज्ञानी, भूभौतिकी वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर हर्ष के गुप्ता जी। वर्तमान में प्रोफेसर गुप्ता हैदराबाद के CSIR नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में बतौर एमराइटस साइंटिस्ट कार्य कर रहे हैं। प्रोफेसर गुप्ता पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने भूकंपों के अध्ययन, भूकंप जोखिम को समझने, जलाशयों से जुड़े भूकंपों, भूतापीय ऊर्जा और अंटार्कटिका में भूविज्ञान अनुसंधान जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अहम योगदान दिया है। वे CSIR NGRI के निदेशक और भारत सरकार के महासागर विकास विभाग के सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। उनकी उत्कृष्ट वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने भारत में भूविज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अभियानों, खासकर अंटार्कटिका अभियान में देश का प्रतिनिधित्व किया। पद्मश्री प्रोफेसर हर्ष के गुप्ता जी ने अपने करियर में 200 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए तथा पृथ्वी विज्ञान से संबंधित विषयों पर विभिन्न पुस्तकों का लेखन एवं संपादन किया। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे पृथ्वी विज्ञान, प्राकृतिक आपदाओं की समझ और भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के भविष्य पर बातचीत करेंगे। प्रोफेसर गुप्ता, आपका CU पंजाब रेडियो स्टूडियो में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, आपने पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के 17वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया और एक प्रेरणादायक संबोधन दिया, जिससे हमें भारत में भूविज्ञान अनुसंधान क्षेत्र में हो रही प्रगति को जानने का अवसर मिला। आपने इस क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आप हमारे श्रोताओं को कृपया बताएं कि आपको पृथ्वी विज्ञान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली और यह सफ़र कैसा रहा? रोबिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसकी शुरुआत हुई मेरे बड़े भाई द्वारा, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE करा था। इसके पश्चात वो ONGC में काम कर रहे थे। उसी समय मैंने +2 पास किया था और मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का विचार कर रहा था। तो मेरे बड़े भाई साहब उस समय ONGC द्वारा अमेरिका भेजे गए थे और वहाँ पर वो तेल की संबंधी कुछ रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने महसूस किया कि भारत में भूवैज्ञानिकों की जियोफिजिसिस्ट की बहुत कमी है। तो उन्होंने मेरे को सुझाव दिया कि हर्ष, तुम ऐसा करो, किसी ऐसी इंस्टीट्यूट में जाओ जहाँ पर कि जियोफिजिक्स पे महत्व दिया जाता हो। उसी समय इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद का एडवर्टीजमेंट आया था, जहाँ पर जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, माइनिंग और पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी 4 ब्रांचेस थी। तो मैंने वहाँ पर जियोफिजिक्स को चुना और उसका मैंने इम्तहान दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। इस प्रकार मेरी भूविज्ञान में एंट्री हुई। बहुत खूब प्रोफेसर साहब, जैसे कि आपने कार्यक्रम शुरू होने से पहले बताया कि आप मूलतः पंजाब से हैं, तो आपका बचपन पंजाब में बीता और उसके बाद आप देश के अन्य राज्यों में गए। तो आपके करियर में शुरुआती दौर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, उन पर भी हमें थोड़ा सा प्रकाश डालें ताकि हमारे श्रोताओं को यह समझने में आसानी हो कि जीवन में कभी भी अगर हम सफलता प्राप्त करते हैं तो वो चुनौतियों को सामना करने के बाद ही मिलती है। +2 करने के बाद मैं चला गया था धनबाद पढ़ने के लिए। वहाँ पर 1959 से 63 तक मैंने जियोफिजिक्स में मास्टर्स की डिग्री पास करी और जब मैं BSc ऑनर्स फाइनल में था, उसी समय एक एडवर्टीजमेंट आया था UPSC का, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए। उसमें BSc ऑनर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, उसको मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया।
और इसके पश्चात मेरी तरफ से, क्योंकि मैं एमएससी फाइनल में था, तो हमारे डायरेक्टर जो थे इंडियन स्कूल ऑफ फाइनेंस से, उन्हें यूपीएससी को चिट्ठी लिखी कि हर्ष को आप जो है अपनी डिग्री पूरा करने दें, और उन्होंने मेरे को मई तक का समय दिया। तो मई 1963 में मैं शिलोंग में जाकर सेंट्रल सेस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी मैंने ज्वाइन करी। सेंट्रल सेस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी भूकंप के बारे में सारा शोध करती थी, और उसके एक बड़े अच्छे संस्था जो उसके ऑफिसर थे श्री विष्णुपदव साहब, बीपी साहब, वो बहुत ही भले मानस थे और वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उसी समय क्या हुआ कि एक का सिस्टम है वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड साइस्मोग्राफ नेटवर्क, WWSSN। तो दुनिया भर में वो करीब 120 जगह लगाया जा रहा था। ये USGS की पहल थी, और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अभी तक किस्म किस्म के यंत्रों से भूकंपों का मापन किया जाता था जो कि आपस में मैच नहीं करता था। तो ये ऐसी पहल थी कि दुनिया भर में 120 जगह एक से यंत्र लगाए जाएंगे, उसके द्वारा जो हम एक चीज़ कहीं से रिपोर्ट करेंगे वो दूसरी जगह से समन्वय उसका रहेगा। तो उसका सेटअप जो शिलोंग में हुआ, तो श्री साहा ने मेरे को कहा कि जो अमेरिका से टीम आई है इसके साथ आप काम करें और सारी बातें सीखें। तो उस तरह से मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करी। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना घटी। श्री साहा जो थे वो हर वर्ष जो नए लोग एडमिट होते थे इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट में, उनको 3 हफ्ते की ट्रेनिंग दिया करते थे साइस्मोलॉजी की। जी। मैंने तो उसके लिए अप्लाई किया नहीं था, तो मेरे ज्वाइन करने के हफ्ते भर बाद ही वो ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। तो मैंने साहा साहब से रिक्वेस्ट करी कि मैंने अप्लाई तो नहीं किया है, लेकिन वो 20-25 लोग बाहर से आ रहे हैं, मेरे को भी आप क्लास में बैठने की अनुमति दें। बोले गुप्तो मशाई, नीडफुल विल बी डन। अगले दिन ऑफिस ऑर्डर निकला कि इस बार ये कोर्स जो है वो हर्ष गुप्ता देंगे। तो मैं तो रो पड़ा, क्योंकि मेरे को साइस्मोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था। जी। तो साहा साहब ने कहा कि टीचिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। बिल्कुल। और उनके जो 3 हफ्ते का कोर्स था, 3 हफ्ते के जो नोट्स थे, 3 बड़ी कॉपीज़ थी, वो मेरे को पकड़ाए। हर एक दिन का एक चैप्टर के नोट्स 15-20 पेज के थे। वो उन्होंने जब वो कोर्स शुरू करा था तब पढ़े थे, उनको उसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसके बाद मैं प्रतिदिन 8-8, 10-10 घंटे उसकी प्रैक्टिस करता था 2 घंटे का क्लास लेने के लिए। और वो सारा काम चलता रहा, और ये कोर्स पूरा होने के बाद पता चला कि वो मैं जब ये लेक्चर लेता था, 20-22 लोग जो आए हुए थे, तो साहब बाजू के डार्क रूम में बैठे रहते थे कि मैं ठीक से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा। और इसके साथ ही वो नहीं चाहते थे कि वो कमरे में आए तो उनको देख के मैं घबराऊँ या कुछ करूँ। तो ऐसे अच्छे ऑफिसर के साथ काम करने से जो मैंने सीखा वो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहा। तो सर आप इसी कड़ी में यह भी साथ में बताएं कि वो कौन सा क्षण था जिसने आपकी वैज्ञानिक जीवन की यात्रा तय की। क्या आप इसी कार्यशाला में अपने शैक्षणिक अनुभव को मानते हैं कि इसने वो बुनियाद हाँ, वहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि 1964 में अलास्का में एक 9.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। अच्छा, भूकंपों का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, रिक्टर स्केल, ये बड़ा डिसेप्टिव है जी। अब आप ये मान के चलिए कि एक 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप जो होता है उसकी ऊर्जा एक हिरोशिमा या नागासाकी बॉम्ब जैसे होती है। जी बिल्कुल। और जैसे कि मैग्नीट्यूड बढ़ता है 6 से 7, तो 7 में 31 हिरोशिमा बॉम्ब, 7 से 8 में 31 गुणा 31, 8 से 9 में 31 गुणा 31 गुणा 31। तो जो ये 9.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप था, इसमें करीब इतनी ऊर्जा निकली, 40,000 न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी। तो उससे जो वेव्स हैं वो धरती का चक्कर लगाती रहती हैं, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। तो वो नए नए रिकॉर्ड्स आए थे, उसमें मैं उलझ गया उन वेव्स को समझने में। उस भूकंप की वेव्स जो थी वो धरती के चारों तरफ करीब 20 बार चक्कर लगाया उन्होंने जी। इतनी एनर्जी होती थी। तो उधर से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ। और इसके पश्चात क्या हुआ
कि द नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, वहाँ पर उसकी स्थापना 1961 में हुई थी और उसके जो डायरेक्टर थे 1963 में 64 में डॉक्टर हरिनारायण, वो भी ये चाहते थे कि एक WWSSN स्टेशन हैदराबाद में स्थापित हो। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी USGS को कि भाई हमें भी एक स्टेशन चाहिए। तो USGS वालों ने कहा कि हमने जितने स्टेशन देने थे दुनिया भर को वो हम दे चुके हैं, अब हमारे पास और कोई स्टेशन नहीं है। लेकिन हरिनारायण बहुत इंटरेस्टेड थे कि एक स्टेशन सा बनाना है, तो उन्होंने एक सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट करी, उसको एडवर्टाइज़ किया और उसमें लिखा कि उनको किसी एक ऐसे साइंटिस्ट की ज़रूरत है जो ये स्टेशन इस्टेब्लिश कर सके। तो वो जो एडवर्टीजमेंट था वो साहब साहब ने मेरे को दिखाया कि हर्ष ये तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मैं शिलोंग छोड़ के जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं वो जगह बहुत पसंद थी, मैं वहाँ पे बैडमिंटन खेलता था और बहुत ही बढ़िया सुंदर जगह है ना, उसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है जी। और जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ 1963 की, उस दिन तक आसाम का विभाजन नहीं हुआ था, एक ही स्टेट थी। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह वगैरह बने। हाँ जी। तो वहाँ पे मेरे बैडमिंटन की टीम में भी सिलेक्शन हो गया, तो वो सब बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन वहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद मैंने अप्लाई किया, सिलेक्शन हो गया। इसके बाद साहब ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी अच्छी जो तुमको एक ओपनिंग मिल रही है उसको एंजॉय ना, उसको अवेल ना करो। तो उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती हैदराबाद भेजा। हैदराबाद जाके मैंने NJRA ज्वाइन किया, नेशनल जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट, और वहाँ से मेरा कार्यक्रम सेस्मोलॉजी में प्रारंभ हुआ। बहुत खूब प्रोफेसर साहब, आपकी लाइफ जर्नी जो पंजाब से शुरू हुई वो शिलोंग होते हुए हैदराबाद तक का आपने सफ़र तय किया। आज आप हमारे साथ हैं और हमारे स्थापना दिवस संबोधन में आपने हमारे साथ साझा किया कि हाल ही में आपकी एक ऑटोबायोग्राफी नॉट अ डे डिफरेंट माई लाइफ इन अर्थ साइंसेस प्रकाशित हुई। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली और आपने जो इसका शीर्षक चुना नॉट अ डे डिफरेंट, इसके पीछे का रहस्य भी हमारे साथ साझा करें। ये आपने बड़ा ही सुंदर सवाल किया है। हुआ ये कि 2008 में मेरे को अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन ने वाल्डो स्मिथ अवार्ड दिया। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी एसोसिएशंस में है, उसके 50,000 से ज़्यादा मेंबर हैं और वाल्डो स्मिथ अवार्ड 2008 से पहले किसी भी व्यक्ति को USA, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बाहर नहीं मिला था जी। तो जब ये अवार्ड मिला तो मैं जाता था USA, तो मैं और मेरी पत्नी वहाँ गए और उनका जो अवार्ड सेरेमनी होती है वो बहुत ही ग्लैमरस होती है और वो उसमें 500 प्लेट अवेलेबल थी डिनर की, $100 की प्लेट थी और 2008 में 2 घंटे के अंदर ही वो सारी प्लेटें बिक गई। तो मेरे को जो नॉमिनेट किया था वो एनी काज़नेव, एक बड़ी अच्छी फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जिनको मेरा काम बहुत पसंद था, उन्होंने नॉमिनेट किया था। तो अवार्ड वगैरह मिला। उसके बाद समय होता है कि कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं जी। तो एनी काज़नेव ने मेरे से पूछा दैट हर्ष, इफ़ यू हैव अ चॉइस व्हाट वुड यू चेंज इन योर लाइफ। और मेरा आंसर था नॉट अ डे डिफरेंट। और मैस्कोनी सेंटर जहाँ पर ये अवार्ड सेरेमनी थी वहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट से वो सारा गूंज गया। और इसके पीछे रहस्य ये है कि मैंने अपने जीवन में पाया है कि चाहे कुछ भी हो, मेरे संग जो भी घटा, वो जब घटा तो लगा कि बहुत बुरा हुआ, फिर बाद में पता चला कि उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती थी जी। इसका मैं एक आपको बहुत पुराना उदाहरण देता हूँ। सन 1966 में मेरे को एक यूनेस्को फेलोशिप मिली थी और मैं जो था जापान गया था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेस्मोलॉजी और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, वहाँ की फेलोशिप थी और वहाँ पे उस वक्त मेरे को $300 दिए जाते थे। उस वक्त येन काफ़ी कमज़ोर था, $1 में 360 येन होते थे और मतलब बहुत पैसा मिलता था, मेरे को खर्च नहीं कर पाता था जी। और उस समय वहाँ पर एम्बेसी में जो हमारे एम्बेसडर थे तैयब जी, वो हैदराबाद के थे।
तो उनसे मेरी 2-4 बात मुलाकात हुई एंड ही लाइक मी अ लॉट। और उन्होंने कहा कि हर्ष जब भी आए, मैं हूँ ना हूँ, तो इनको जो भी खाना पीना हो घर खोल दिया अपना। तो जब मेरे वापस आने का टाइम हुआ तो मैंने उनको बताया कि मैं वापस जा रहा हूँ। तो बोले हर्ष ऐसा करो कि तुम एम्बेसी में मेरे पास मेरे से मिलते हुए चले जाना, एक कप कॉफ़ी पियेंगे, कि एम्बेसी तो रास्ते में ही है जहाँ मैं रहता था, वहाँ से हनीदा एयरपोर्ट जाओ तो रास्ते में ही एम्बेसी पड़ती है जी। मैंने कहा ठीक बात है। तो मैंने एक टैक्सी में सामान डाला और एम्बेसी पहुंचा और मैं उनके पास हाजिर हुआ। उन्होंने कॉफ़ी पिलाई और 2-4 लोग उनके ऑफिसर्स आ गए जो मेरे को जानते थे। तो 15-20 मिनट की जगह 1 घंटा लग गया। और जब मैं एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में एक ब्लॉकेज भी था, रोड ब्लॉकेज। तो मेरी फ़्लाइट 5 बजे की थी, मेरे को वहाँ पहुँचते 4 बज गए। तो जब मैं डेस्क पर पहुँचा जापान एयरलाइंस के, उन्होंने कहा साहब आपकी फ़्लाइट तो क्लोज़ हो गई है, 5 बजे फ़्लाइट में आप नहीं जा सकते, लेकिन हमको मालूम था रास्ते में ब्लॉकेज है, तो हमने आपको 7 बजे वाली फ़्लाइट में बैठा दी, आपका नाम सीट बुक कर दी है जी। और आपको अंतर नहीं पड़ता क्योंकि आप 7 बजे जाओगे। रात में आप हांगकांग में सोने की बात थी क्योंकि फ़्लाइट हैदराबाद के लिए डायरेक्ट नहीं थी जी। अगले दिन सुबह को मेरे को हांगकांग से करीब 11 बजे हैदराबाद आना। तो मैंने कहा बहुत ठीक बात है। तो मैं फ़्लाइट में बैठा। उस टाइम में फ़्लाइट में खाना वाना भी बहुत अच्छा खिलाते थे। हांगकांग जाते जाते रात के 9-10 बज गए। होटल में चेक इन करा, एक शावर लिया। सुबह से मैं पैकिंग वगैरह कर रहा था, थका हुआ था, और शावर करके मैंने लेटा, मैंने टेलीविज़न ऑन करा। टेलीविज़न ऑन करने के बाद तीसरी या चौथी खबर ये थी कि जो फ़्लाइट मैंने मिस करी वो लैंड नहीं कर पाई। और लैंड वो इसलिए नहीं कर पाई कि उसका हांगकांग पहुंच के अंडर कैरेज नहीं खुल रहा था। तो जिसका अंडर कैरेज नहीं खुल रहा था तो उसको हिदायत दी गई कि तुम चक्कर लगाते रहो ऊपर, सारा पेट्रोल ख़त्म कर दो, फ्यूल ख़त्म कर दो। हाँ जी। और सारा फ्यूल ख़त्म के बैली लैंडिंग करो प्लेन की, जो कि बहुत रिस्की होती है। वो बैली लैंडिंग हुई और उसमें से 60 से ज़्यादा आदमी जख्मी हुए। उसमें किसी की डेथ तो नहीं हुई बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर हॉस्पिटलाइज्ड। सो दैट कप ऑफ कॉफ़ी जिसकी वजह मैं फ़्लाइट से मिस करी वॉज अ बून इन डिस्गाइज जी। इस तरह की घटनाएं मेरे जीवन में घटती रही हैं, रोज़ घटती हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा और हमें ये गर्व भी है कि आप पहले भारतीय बने जिन्हें वो पुरस्कार मिला 2008 में, और जिसके चलते आपने आज अपनी आत्मकथा का शीर्षक जो है वो नॉट अ डे डिफरेंट रखा। तो आपके जीवन के अन्य पड़ावों को जानने की जिज्ञासा मन में रखते हुए मैं अब अंटार्कटिका पर आना चाहूँगा, जहां आपने भारत के पहले अंटार्कटिक शीतकालीन स्टेशन दक्षिण गंगोत्री की स्थापना में नेतृत्व किया और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस स्टेशन की स्थापना के सफ़र में एक ऐसा क्षण भी आया जब सफलता की संभावना मात्र 15% जताई जा रही थी। तब आपकी टीम को इस चमत्कार को साकार करने का आत्मविश्वास कैसे मिला? इस पूरे प्रसंग पर हमारे श्रोताओं के साथ अपनी यादें साझा करें। ये बड़ा आवश्यक हो गया था भारत के लिए कि उसका अंटार्कटिका में दखल हो, और अंटार्कटिक ट्रीटी जो थी वो बनाई गई थी 1958-59 में इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर के समय जी। और मैं थोड़ा सा 1-2 सेंटेंस अंटार्कटिका के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अंटार्कटिका जो इज़ द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट हैज़ गॉट एन एरिया ऑफ 14 million square kilometers. Yes. And it has a summer population of about 7,000 and in winters it goes down to 4,000. और जितने लोग भी अंटार्कटिका में हैं वो वहाँ पे करीब 40 स्टेशंस हैं दुनिया भर के, उनमें ही रहते हैं। एक जो 1980s में अंडरस्टैंडिंग थी कि जो भी डेटा आप अंटार्कटिका में कलेक्ट करते हो और उसको इंटरनेशनल वेब्स वगैरह पे डालते हो, वही डेटा आपको और देश वाले भी देंगे जी। अगर आप ग्लोब पर देखें तो इंडिया और अंटार्कटिका के बीच में केवल हिंद महासागर है, इंडियन ओशन। जी। अंटार्कटिका जो है वो इंडियन ओशन का
टोटली वेदर कंट्रोल करता है. जी. इंडियन ओशन कंट्रोल्स द वेदर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. बिल्कुल सही. तो अगर हमको लॉन्ग टर्म फोरकास्ट करनी है वेदर की, हमको समझना पड़ेगा कि क्या अंटार्कटिका में हो रहा है, उससे इंडियन ओशन पर क्या असर पड़ रहा है और इंडियन ओशन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या असर पड़ रहा है. बिल्कुल. ये एक छोटी सी बात है. जी. दूसरा, आपको शायद ज्ञात हो कि 200 मिलियन ईयर्स एगो देयर वाज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट नोन एज गोंडवाना लैंड. जी. India was a part of it. It broke up from there and started moving towards northeast. बिल्कुल सही. और मूव करते करते करीब 60 मिलियन ईयर्स अगो इट हिट यूरेशिया और उसी से हिमालय का जन्म हुआ. जी. तो इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट था दैट वाज जक्सटापोज्ड विथ एंटार्क्टिका. तो जो चीज़ें एंटार्क्टिका में हैं उनमें क्या सिमिलैरिटी है. अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी बात बताऊं आपको कि एंटार्क्टिका में दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड बेल्ट है. द ट्रांस एंटार्क्टिक कोल्ड बेल्ट सीम रन्स इनटू 300 किलोमीटर्स विद अ डेप्थ ऑफ ऑलमोस्ट 20 मीटर्स. इतनी बड़ी सीम दुनिया में कहीं नहीं है. तो पहले क्या हो रहा था, एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन होने से पहले कई देशों ने, अमेरिका ने, रशिया ने, फ्रांस ने और इंग्लैंड ने एरिया में बांट लिया था पूरे एंटार्क्टिका को. ये हमारा एरिया, ये हमारा एरिया, हमारा एरिया. लेकिन जब इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर हुआ, लोगों को ये समझ में आई दैट एंटार्क्टिका इज नॉट मेंट फॉर एक्सप्लॉयटेशन. एंटार्क्टिका इज अ प्लेस टू लर्न अबाउट द पास्ट. जी. फॉर डूइंग रिसर्च. बिकॉज एंटार्क्टिका ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि हर वर्ष बर्फ़ की परत जमती चली जाती है. बिल्कुल. और वहाँ पर 5 किलोमीटर तक भी बर्फ़ ही बर्फ़ है. तो अगर आप 1 किलोमीटर की गहराई पर की परत निकालेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 मिलियन साल पहले कैसा वेदर था. बिल्कुल. वो सारा उसमें रिकॉर्डेड है. सो इट इज़ अ वेरी रेयर थिंग विच इज़ अवेलेबल टू अस. तो इस बात समझते हुए उन देशों को अकल आई एंड दे साइन द एंटार्क्टिक ट्रीटी विच टोटली स्टॉप्ड एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका बिकेम ए कॉन्टिनेंट फॉर डिस्कवरी, फॉर रिसर्च, फॉर लर्निंग हाउ अर्थ हैज शेप्ड अप हाउ इट इज टुडे. तो ये सब बातें ख्याल में रखते हुए इंडिया वाज आल्सो वेरी कीन टू बिकम ए मेंबर ऑफ एंटार्क्टिक ट्रीटी. उसके लिए रिक्वायरमेंट ये था कि हमको अपना परमानेंट स्टेशन होना चाहिए वहाँ पर. जी. सो 1991 में डॉक्टर कासिम, जो डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट के सेक्रेटरी थे, वो मीटियोर एक शिप थी नॉर्वे की, उसमें एंटार्क्टिका गए. 25-30 लोग गए थे और वहाँ पर उन्होंने खोजबीन करी और वो 20-25 दिन रहकर वहाँ पर आए. 1982 में दूसरी हमारी टीम गई और उसने भी वहाँ पर 2 महीने गुजारे गर्मियों के दिनों में. अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ तो दिसंबर जनवरी में जाड़ा होता है, लेकिन क्योंकि वो साउथ में है तो वहाँ के समर मंथ्स हैं. जी. और विंटर मंथ्स हो जाते हैं जून जुलाई. रिवर्स. हाँ. और एक बड़ी बात क्या है कि एंटार्क्टिका इतना ह्यूज है, उसमें सिर्फ 2% एरिया जो है ना वहाँ पे रॉक्स एक्सपोज्ड हैं. 98% इज कवर्ड बाय स्नो एंड आइस. एंड एज आई टोल्ड यू दैट एट प्लेसेस इट इज मोर देन 5 किलोमीटर डीप. और एंटार्क्टिका के चारों तरफ एक बर्फ़ की लेयर जम जाती है जिसको हम कहते हैं फास्ट आइस. जी. ये करीब 1.5 से 2 मीटर थिक होती है और ये जमती है फरवरी मार्च के एंड में और फिर साल भर रहती है और फिर दिसंबर जनवरी में फिर टूटती है जब समर्स का टाइम. हाँ. तो ऐसा भी हुआ है कि जब पूरी जानकारी नहीं थी, जो ऑस्ट्रेलिया की एक शिप गई थी कुछ अनुसंधान करने और वो फास्ट आइस फॉर्म होने से पहले वहाँ से वापस नहीं आई, वहीं पर खड़े रहे. तो शिप जम गई और उसकी जमने की वजह से उन लोगों को पूरे साल भर वहाँ रहना पड़ा.
और जब गए थे तो इस हिसाब से तो नहीं गए थे कि हम सारा खाना साल भर के लिए लेके जाएंगे। बिल्कुल। तो उनमें से कई लोगों की डेथ हुई और हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि खाने के लिए उन्होंने जो उस वक्त स्लेज पे जाते थे उसके लिए डॉग्स ले गए थे। मतलब दे वर फोर्स टू ईट देम टू सर्वाइव। वहाँ पे जो है फिश वगैरह यू कांट फिश देयर, क्रिल होती है उसका भी पकड़ना, मतलब यू आर नॉट रेडी फॉर इट। बिल्कुल। सो ये जो सारी बातें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सो रैना साहब गए थे सेकेंड एक्सपीडिशन 1982 में। 83 में थर्ड एक्सपीडिशन का आया सवाल और उस वक्त मैं मूव कर गया था हैदराबाद से त्रिवेंद्रम। वहाँ पे एक सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़ है, उसका मैं डायरेक्टर था। तो एक एडवर्टीजमेंट आया, कॉल फॉर प्रपोजल्स, कि आप जो है अंटार्कटिका में कुछ काम करें, उसके प्रपोजल लिख के भेजें। सो मैंने एक प्रपोजल लिख के भेजा था कि मैं वहाँ पे 5 सेस्मिक स्टेशन लगाना चाहता हूँ कि उस समय हमें अंटार्कटिका में भूकंपों के बारे में बहुत कम ज्ञान था। उसका डिस्कशन के लिए मेरे को बुलाया गया और डिस्कशन के टाइम बताया गया कि भाई हम आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है लेकिन उसके लिए जो मैन पावर है वो हम आपको नहीं दे सकते। फिर मेरे से कहा गया कि आप थोड़ा वेट कर लें। तो मैंने वेट किया। तो बाद में डॉक्टर कासिम ने कहा कि हम आपका प्रपोजल तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू एक्सेप्ट टू बी द लीडर ऑफ दिस एक्सपीडिशन। सो इट वॉज अ टोटल सरप्राइज टू मी, बट ए वेरी वेलकम सरप्राइज। तो फिर मैंने अपने ऑफिसर से, घर से और केरला के जो चीफ मिनिस्टर से उनसे परमिशन ली और मैं जाने को तैयार हुआ। और ये बड़ी लंबी कहानी है, उसको मैं सिर्फ छोटा सा इस तरह से करूँगा। एक टीम तैयार हुई और हम लोग अंटार्कटिका पहुँचे। अंटार्कटिका पहुँचने के बाद हमारा मोडस ऑपरेंडी ये था कि हमारे पास फिन पोलारिस शिप में गए थे जिसका 80 फीट का होल्ड था और उसमें 1000 टन कंस्ट्रक्शन मटेरियल था और उसको हम ले जाने के लिए जहाँ हमारी साइट थी हम Mi-8 हेलीकॉप्टर के नीचे लटका के ले जाते थे। और वो हेलीकॉप्टर आता था और जो शिप का आगे का डेक होता है वहाँ पर वो आके हूवर करता था जी। हम लोड लगाते थे, वो जाता था। इसमें क्या परेशानी हुई कि जो अंडरस्लंग लोड है अगर उसमें स्विंग हो जाए और स्विंग ज़्यादा बढ़ जाए तो इट कैन बी हैज़ार्डस फॉर एविएशन। यस। So we cut open the fuselage of the helicopter and fixed a plexiglass window. तो plexiglass window लगने से क्या हुआ कि आप फ्लाइट इंजीनियर नीचे देख के पायलट से बात कर सकता है कि ठीक से वो ऑसिलेशन ज़्यादा तो नहीं हो रहा। जी जी। एक बात और हुई कि जब हम अंटार्कटिका जा रहे थे हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि हमारे पास बहुत कम समय 60 दिन हैं समर के, जबकि फास्ट आइस पिघल जाएगी दिसंबर और जनवरी। हाँ, जनवरी और फरवरी बेसिकली जी। और उस जनवरी और फरवरी में भी 60 दिनों में कई दिन जो है ना फास्ट वाइट आउट होता है। वाइट आउट में क्या होता है कि जब हवा बहुत तेज चलती है तो स्नो के कण उड़ने लगते हैं, बर्फ़ के कण, और उसमें सूरज का मल्टीपल रिफ्लेक्शन इतना ब्राइट हो जाता है कि आप अच्छे से अच्छे चश्मे से भी आप नहीं देख सकते, कुछ काम नहीं कर सकते जी। तो उसको कहते हैं वाइट आउट। इसके अलावा वहाँ पर ब्लिजर्ड्स बहुत आते हैं। ब्लिजर्ड्स में 200 किलोमीटर की स्पीड का ब्लिजर्ड, 250 किलोमीटर, उसमें आप खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो उसमें आपके और 15-20 दिन ख़राब हो सकते हैं। तो हमने सारा काम ऐसा डिज़ाइन किया कि हम 30 दिन में स्टेशन कैसे बनाएंगे। जाते टाइम एक बड़ा कमरा मेरे पास अवेलेबल था शिप में से, जिसको कैप्टन ने कहा था कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप चाहें। तो कुछ वैज्ञानिक उसमें कुछ उपकरण लगाना चाह रहे थे। उसी समय मेरे को डॉक्टर्स ने बताया, 3 डॉक्टर्स थे हमारे पास, एक नेवी का था, एक एयरफोर्स का था, एक आर्मी का था जी। तो उन्होंने कहा साहब यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी नहीं है शिप पर, और अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप हमें कोई जगह दें तो हम जो सारा सामान लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, जो कि हम अंटार्कटिका में लगाएंगे, वो हम यहाँ पर हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर देंगे। तो मैंने वो कमरा उनको दे दिया। तो उससे मेरे जितने वैज्ञानिक दोस्त थे बहुत नाराज़ हुए, कहने लगे आप तो खुद वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिकों का ख्याल नहीं कर रहे। मैंने कहा मैं वैज्ञानिक हूँ और वैज्ञानिकों का ख्याल भी करता हूँ, बट इस समय इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। तो खैर
जो हमारा वहाँ पे तीसरे दिन क्या हुआ कि फ्लाइट में अंडर हो गया, मैं खुद ही डेक पर था शिप के, मैंने खुद करा, और जो फ्लाइट चली उसने हाइट गेन नहीं करी। उससे क्या हुआ कि जो अंडरस्लंग लोड था वो घिसटने लगा शिप के डेक पर, और घिसटता हुआ वो रेलिंग से लग गया और हाँ रेलिंग में फंस गया। एंड देन इट पुल द हेलीकॉप्टर बिकॉज रस्सी लगी हुई थी। बिल्कुल। और हेलीकॉप्टर के जो रोटर ब्लेड होते हैं दे हिट द प्लेन ऑफ द शिप एंड द हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन वाटर। फॉर्चुनेटली इट डिड नॉट क्रैश ऑन द शिप। अगर शिप पे क्रैश करता तो वहाँ पे हमारा सारा, हमने विंटर में डीजल ऑयल रखा हुआ था चलाने के लिए, बिल्कुल 100 ड्रम से ऑयल के, वो तो आग वाग लग सकती थी। बिल्कुल। अगर वो बर्फ़ की साइड में क्रैश रहता तो लोग मरते थे। वो पानी में क्रैश हुआ तो मैं हेलीकॉप्टर उस वक्त वहीं पर था डेक पर ही, तो इट स्टार्टेड फ्लोटिंग आउट और इट टर्न टर्टल, मतलब पलट गया वो, क्योंकि रस्सी बंधी हुई थी और नीचे बंधी हुई थी और रस्सी पलट गई। वो उसको पलटने की वजह से जो प्लेक्सी ग्लास विंडो था उसको तोड़ के वो 5 लोग बाहर आए। तो अगर वो प्लेक्सी ग्लास विंडो बन गया, हाँ, अगर प्लेक्सी ग्लास विंडो नहीं होता तो लोग कैसे बाहर आते? बिल्कुल। अच्छा, वो मैंने सब देखा। तो मैंने ये चेतक हेलीकॉप्टर, 2 चेतक थे हमारे पास, 2 MI-8 थे, चेतक को भेजा कि भाई लेके आओ उनको, और साथ में मैंने रेस्क्यू बोट भी भेजी क्योंकि वो ड्रिफ्ट करता चला जा रहा था जी। तो जब तक चेतक वो पहुंचा वहाँ पर, वो करीब आधा किलोमीटर हमसे दूर चला गया था। तो उसने रस्सी लटकाई और एयरफोर्स के लोग थे, एक ने ऊपर उठा और दूसरे ने उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन उससे पहले वो पानी में एक्सपोज हो चुके थे। तो हवाई जहाज तक आते आते पहले नीचे वाला गिरा, फिर ऊपर वाला गिरा, बाजू में जोड़ दम नहीं रह गया था पानी में एक्सपोज वाला। तो अगेन अच्छी बात हुई कि शिप पे आके नहीं गिरे वो जी। तो वही जो रेस्क्यू बोट थी उसने 3 तो वहाँ से उठाए जो पानी में डूब रहे थे, और 2 ही उठाए, और हमारा हॉस्पिटल वाज रेडी फॉर देम। आई जो आपने उस कमरे को यूज करते हुए बनाया था। तो मैंने उनसे कहा कि जिस पे आपके वैज्ञानिक दोस्त थोड़ा नाराज भी थे, तो उनको वहाँ पे गया। इसके बाद क्या हुआ कि आपने शायद देखा होगा कि शिप में एक होता है ब्रिज उनका, जहाँ से सारा कंट्रोल वगैरह होता है, वहीं पर फ़ोन था। तो मैंने फ़ोन से डॉक्टर कासिम को खबर दी। डॉक्टर कासिम ने कहा कि आपको प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए, बिकॉज उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया था। तो प्राइम मिनिस्टर का कॉल आ गया। तो पहले तो नहीं पूछा कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, फिर पूछा इज एवरीवन सेफ। तो मैंने कहा दे हैव बीन एक्सपोज टू वाटर एंड हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया एक बीमारी होती है कि पानी में आप ज़्यादा देर रुकें, ठंड में तो हो सकता है, तो दे माइट बी। फिर सवाल क्या, हर्ष कैन यू स्टिल डू इट? जी। और सब सोचना, मेरा जवाब था इफ़ आई डोंट डू इट आई डोंट कम बैक। और इसके बाद देयर वाज अ डेफनिंग साइलेंस ऑफ ऑलमोस्ट 40-50 सेकेंड्स, और फिर उधर से भाई गो अहेड एंड डू इट। मैंने एनालाइज करा उस वक्त, तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैं परेशान हो रहा था कि कुछ क्यों नहीं हो रहा। 40-50 सेकेंड लगे, बट एक 40 साल का आदमी कह रहा है अगर मैं नहीं करूँगा तो वापस नहीं आऊँगा। प्राइम मिनिस्टर कैसे मान ले? प्राइम मिनिस्टर को बहुत कुछ होना चाहिए ना जी। सोच। तो वो 40-50 सेकंड थे, वो सोचने में थे कि मैं इनको वापस बुला लूं या इनको करने दूं, जो हर्ष कह रहा है वो करेगा जी। उस वक्त उनका जो डिसीजन था वही था कि गो अहेड एंड डू इट। क्योंकि अगर और कुछ गड़बड़ होती और लोग मरते, कुछ होते, तो सब लोग यही कहते ना कि भाई आपने क्यों नहीं बुला लिया उनको वापस। तो दैट वाज अ डिसीजन। उसके घंटे पर बाद ही एयरफोर्स का मैसेज आया टू सेट अप इंक्वायरी कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। आई अगेन सेंड ए मैसेज टू पीएमओ's ऑफिस कि अगर मैं क्वायरी में बैठ गया तो काम कैसे करूंगा। तो क्वायरी वाज लिफ्टेड विद इन 15 मिनट्स। तो इस तरह की जो सपोर्ट थी ना। अच्छा, फिर एक चांदना, अच्छा सारे ये पंजाबी लोग थे जो इंचार्ज थे उसके कंस्ट्रक्टर के, वो नायर थे जी, और चांदना हेलीकॉप्टर के चालक थे। वो दूसरा हेलीकॉप्टर थे कि सर आप मेरे संग दूसरे हेलीकॉप्टर पर चलिए, लोगों से डर निकल जाना चाहिए जी। और वहाँ पर हमारा कैंप स्थापित था जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और मैं तुमको ये भी बताऊं कि कंस्ट्रक्शन करना
अंटार्कटिका में आसान नहीं है। हम जो थे शेल्फ आइस पर कर रहे थे कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल। तो शेल्फ आइस पे 600 स्क्वायर मीटर का घर था, तो उसमें डिफरेंशियल सेटलिंग हो सकती है, एक कमरा नीचे चल रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम राफ्ट फाउंडेशन रखें। राफ्ट फाउंडेशन के लिए 600 स्क्वायर मीटर, 1.5 मीटर उसको खोदा गया, बर्फ़ निकाला गया और वहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन लगाई गई और उस पर कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। तो वहाँ जाकर मैंने ये सारी बात बताई जवानों को, एंड इट बिकेम अ वार क्राई, वी शैल डू इट। और उसके बाद जो काम शुरू हुआ, रात के 10 बजे मैं जनरेटर ऑफ करता था, क्योंकि दिसंबर जनवरी के महीने में तो सूरज छिपता नहीं, तो अगर मैं जनरेटर बंद नहीं करता तो लोग काम नहीं रोकते थे। तो जिससे कि वो 10 बजे मैं बंद करता था, सुबह के 10 से लेकर सुबह के 6 बजे तक, कि जिससे लोग 8 घंटे सोएं, आराम कर सकें। हाँ। अच्छा, आराम भी क्या, आप बर्फ़ पे सो रहे हैं, 2 मैन टेंट है, आप अपने स्लीपिंग बैग में घुस जाइए और जिप कर लीजिए। और समटाइम्स वी वर फ्रोजन स्टिफ फ्रॉम आउटसाइड, somebody has to unzip us। वहाँ पे गिरती है प्रतिदिन। अच्छा, और सुनिए आप, जब वहाँ पे स्नो ब्लिजर्ड्स आते हैं ना, तो आप अपना टेंट छोड़ के जो बाहर जाते हैं फॉर कॉल ऑफ द नेचर, रस्सी बांध के जाते हैं, कुछ दिखाई तो कुछ पड़ ही नहीं रहा। बिल्कुल। तो वापस कैसे आएंगे? तो उस रस्सी के सारे टटोते वापस आते हैं। तो वो जो जिंदगी है ना, उसका मैं क्या बताऊँ, क्या जिंदगी। और एक बड़ी बात हुई, लोग कहते हैं ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, तो मैंने थर्मल्स पहनने छोड़ दिए। ऊपर तो थर्मल पहनता था, पैरों पर एक लॉन्ग जॉन, उसके ऊपर जीन्स, और नीचे पैरों पर थर्मल नहीं पहनता था जी। और ठंड मेरे को बहुत लगती थी, तो आई यूज्ड टू डू स्पॉट रनिंग। हर 15 मिनट बाद खड़े होके 5 मिनट स्पॉट रनिंग करी, पैर गर्म हो गए। अच्छा, फिर क्या होता है, कई लोगों के पैर पसीजते हैं, तो आपने मेहनत करी, आपके पैर पसीजे जी, फिर आप बैठ गए, और जो पैर पसी जाए वो बर्फ जम जाता है। अगर आप उसको टाइम से नहीं निकालो तो उससे कोल्ड इंजरी हो जाती है जी, उंगलियां गलनी शुरू हो जाती हैं। तो कई लोगों ने रिपोर्ट करा, तो मैं उनको शिप पे भेज देता था, उनकी जगह दूसरे लोगों को बुला लेता था। ये सारा काम चल रहा था, और साइंटिस्ट वगैरह भी, जिसको भी समय मिला कि बताओ मेजर नायर क्या करना है, बताओ पवन क्या करना है, सब लोगों ने मिलकर काम करा। कई दिन वेस्ट भी हुए, सब कुछ हुआ। फाइनली हमारा स्टेशन तैयार हो गया 25 फरवरी को 2084 में, 1984 में। जी। अब सवाल यह है कि स्टेशन तो तैयार हो गया, अब मैं इन लोगों को छोड़ाऊं। दुनिया में भारत का एक पहला आगाज था वहाँ पे अंटार्कटिका में। तो स्टेशन तैयार हो गया, लेकिन मैं वहाँ पे लोगों को छोड़ के आ जाऊं और स्टेशन गिर जाए तो क्या होगा? जी। उसका कोई भरोसा थोड़ी है। तो उसी टाइम जो कैप्टन थे ना शिप के, उन्होंने कहा कि सर वी मस्ट लीव एंटार्क्टिका ऑन 1 मार्च। इफ वी डू नॉट लीव ऑन 1 मार्च वी कैन गेट आइस लॉक्ड। अब ये 25 फरवरी हो गया। फिर मैंने डॉक्टर कासिम को कॉल किया कि क्या करूं। कहने यू आर द मैन एट द स्पॉट, यू डिसाइड व्हाट टू डू। मैं डिस्कस करता रहा। तो 25 फरवरी की शाम को हम लोग 15-20 लोग उस नए बने हुए स्टेशन में थे, तभी एक ब्लिजर्ड आ गया जी। और ब्लिजर्ड लास्टेड फॉर 25, 26, 27। और उस ब्लिजर्ड ने जो पहला वहाँ का रिकॉर्ड था ना कि यहाँ पे इस स्पीड का ब्लिजर्ड आ सकता है, इट टच दैट स्पीड। और जो हमारे इंजीनियर्स है उसमें थोड़ी बात प्रॉब्लम हुई थी, वो दे वर एबल टू रिपेयर इट। सो दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस कि ये सस्टेन करेगा। एंड आई वॉज वेरी लकी दैट इट वॉज 1984, इट वॉज अ लीप ईयर। तो फरवरी में 29 दिन थे जी। सो 29 फरवरी को सारा ट्रांसफ़र, और वहाँ पे हर एक को अपना एक वो देना पड़ता है ना, एफिडेविट, कि मैं अपनी इच्छा से रुक रहा हूँ जी। क्योंकि आप छोड़ के आ गए और किसी को कुछ हो गया तो बहुत परेशानी हुई। तो सारे काम करना वो एक दिन में हुआ 29 फरवरी को, और 1 मार्च को वहाँ से विदा हो गए। और विदा होते समय भी जो दुख होता है, और मतलब छोड़ के जाना, और उसके बाद तो इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन जिसने अंटार्कटिका में स्टेशन बनाया और लोग विंटरिंग के लिए रुके।
जी 83-84 में. It was a record created in 83-84 and that is also a record in today in 2026. ये रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है. बहुत खूब प्रोफेसर साहब, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि आपने सीयू पंजाब रेडियो के श्रोताओं के साथ अपने जीवन की उन यादों को साझा किया जिन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित किया अंतर्राष्ट्रीय पटल पर. और हम आपको तहे दिल से बधाई भी देते हैं सर इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए. और आपके नेतृत्व की वो क्षमता थी कि आपका जो आत्मविश्वास था उसने ना सिर्फ हमारे देश को बल्कि आपकी वहाँ जो टीम थी जो इतने संघर्षों में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर थी, उनमें नई ऊर्जा आपके आत्मविश्वास के माध्यम से उनको मिली और ये सफलता हमने हासिल की. तो इसके लिए आप तहे दिल से बधाई के पात्र हैं सर. अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. जी. अगर वो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट नहीं होता ना तो हमारा स्टेशन नहीं बनता. कि वो जो जज्बा हुआ ना काम करने का कि लोग जो है काम छोड़ के हट नहीं रहे. जी. जब मैं वापस आ रहा था तो 3 जवानों के पैरों की उंगलियां गल चुकी थी. मैंने कहा तुमने बताया क्यों नहीं? जी. कि सर बताते तो हमको शिप पे भेज देते. वी वांटेड टू वर्क. ये चीज़ बिना हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट के नहीं होती थी. सो इसीलिए नॉट ए डे डिफरेंट. सो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट बिकेम ए बूम इन लाइफ. प्रोफेसर साहब, अंटार्कटिका में आपका वो अनुभव हम सब के लिए प्रेरणादायी है और इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए रास्ते में जितनी भी चुनौतियां आती हैं उनका हमें धैर्य से सामना करना चाहिए और हमारे नौजवान साथी ज़रूर इस बात को ध्यान में रखेंगे. तो प्रोफेसर हर्ष कुमार गुप्ता जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि आपने समुद्री जल को पीने योग्य बनाने से जुड़ी डिसैलिनेशन टेक्निक पर भी शोध कार्य किया है. आप हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में इस तकनीक के बारे में बताएं और इसकी सामाजिक उपयोगिता के बारे में भी बताएं. बड़ा अच्छा प्रश्न है. और ऐसा है कि जो ट्रॉपिक्स होते हैं ना, जी, ट्रॉपिक्स मीन्स 10 डिग्रीज नॉर्थ टू 10 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड. उसमें समुद्र के पानी का टेम्परेचर 24-25 डिग्री सेल्सियस रहता है. और अगर आप 300-400 मीटर नीचे चले जाएं तो टेम्परेचर 8-9 डिग्री आ जाता है. जी. तो हमने क्या करा कि चेन्नई में एक प्लांट लगाया 5000 लीटर्स पर डे का. उसमें काम ये था कि हम ये पानी लाते थे समुद्र का और उसको फ्लैश एवापोरेट करते थे वैक्यूम चेम्बर में. और जो उसके वेपर्स बने उसको जो ठंडा पानी समुद्र के नीचे से लाते थे उसमें लाके उसको कंडेंस करते थे, पोर्टेबल पानी बन जाता था. ये हमने लगभग 1 साल चलाया. और जब हम उससे सेटिस्फाइड हो गए तो फिर हमने देखना शुरू करा कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर कि समुद्र की गहराई बढ़ जाती है क्लोज टू द कोस्ट. और हमको जगह जो मिली वो मिली हमारे वेस्ट में जो लक्षद्वीप का आइलैंड है. जी. वहाँ पे एक कावराती करके आइलैंड है. कावराती में बड़ा हमको ठीक जगह लगी. सो कावराती में हमने 100,000 लीटर्स आ डे का प्लांट लगाया 2004 में. और उसमें यही काम करा कि नीचे से पानी हम लाए और उससे फ्लैश करने से जो भाप बनी थी उसको जमा करा. उस वक्त हमारी कॉस्ट जो थी करीब 7 करोड़ पड़ी थी. और ये अनुमान लगाया गया था कि अगर ये प्लांट 10 वर्ष तक चला तो पानी की कॉस्ट 12 से 13 पैसा लीटर तक आएगी. उसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ प्लांट लगाने के बाद, चलने के बाद, कि जो कावराती की पॉपुलेशन सिर्फ 10,000 है करीब. तो हर आदमी अपने फैमिली में 4 लोग हैं तो 40 लीटर ऐसे करके पानी ले जाता है. जी. और वहाँ पे जितने भी केसेस थे ना हॉस्पिटल में वो आधे से भी कम हो गए क्योंकि सब वाटर बोर्न डिसीज से लोग सफ़र कर रहे थे. उनके पास पोर्टेबल वाटर था ही नहीं. जी. एक दूसरा लाभ क्या हुआ कि ये जो पानी हम समुद्र के नीचे से ला रहे थे उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं. तो हमने उसको जब छोड़ा समुद्र के पास तो वहाँ पे फिशिंग पैराडाइज बन गया.
तो जो लोग वहाँ पे शायद मच्छी पकड़ने वाले लोग हैं, जी तो उनकी जो आमदनी दुगनी तिगनी हो गई। अगर आप आज का देखें कावराती, आप विश्वास नहीं करेंगे कितना अच्छा हुआ है। तो ये सारा काम इसकी वजह से हुआ। बहुत खूब। तो इसको लगाने के बाद अब तो 2026 आ गया, वो भी काम कर रहा है। इसके बाद लक्षद्वीप में ही 5-6 स्टेशन ऐसे और लगाए गए हैं। आवश्यक क्या है कि हम इसका उपयोग बड़े बड़े जो हमारे प्लांट्स हैं ना, जैसे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, जी वो हज़ारों लीटर पानी, गर्म पानी बाहर फेंकते हैं। उस पानी को हम फ्लैश एवापोरेट करें, और जो यहाँ 25 डिग्री का पानी मिलता है, आज का आप नल खोलिए 25-26 डिग्री का पानी हुआ, जी उससे उसको हम कर सकते हैं। तो ये काम होना चाहिए। बहुत खूब प्रोफेसर साहब, आपने कावाराती में अपने डिसैलिनेशन टेक्निक से जुड़े शोध अध्ययन के सामाजिक उपयोगिता के बारे में बताया। अब आप हमारे श्रोताओं को अपने कोयना क्षेत्र में बांध से जुड़े भूकंपों पर महत्वपूर्ण शोध कार्य के बारे में भी बताएं। देखिए, कुछ हमारी ऐसी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कि भूकंप ट्रिगर हो जाते हैं। जी उसमें से है माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, कोल माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस, एंड एक जो सबसे ज़्यादा यूज जो होती है वो है कि जब हम आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वॉयर्स बनाते हैं, अगर वो ऐसे एरिया में बने जो कि क्रिटिकली स्ट्रेस्ड हैं। क्रिटिकली स्ट्रेस का मतलब ये है कि जहाँ पर कि इतनी एनर्जी इकट्ठी हो चुकी है कि भूकंप आने के आसपास हैं। जी तो ऐसे स्थानों पे कृत्रिम जलाशय बनाने से अर्थक्वेक्स ट्रिगर हो जाते हैं। जी इसका पहला उदाहरण जो है, जो कि साइंटिफिकली एक्सेप्टेड है, वो यूएसए में लेक मीट का है, 1939 का। जी इसके बाद 5 ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि ट्रिगर्ड अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6 से ज़्यादा आया। जी और उसमें से कोयना सबसे आगे है। कोयना में 1961 में डैम जो था वो बनाया गया था, पानी भरा गया था। बनाने के तुरंत बाद ही छोटे छोटे भूकंप आने शुरू हो गए थे, और 1967 में 10 दिसंबर को एक 6.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। उस भूकंप के आने से करीब 200-250 लोगों की मृत्यु हुई, और कोयना टाउनशिप बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। और इंसिडेंटली जो मैंने सेस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई थी हैदराबाद में, जी वो उसी दिन चालू करी 10 दिसंबर 1967 में, टू रिकॉर्ड द आफ्टर शॉक्स ऑफ दैट अर्थक्वेक। जी तो उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि विक्रम साराभाई विजिट कर रहे थे हैदराबाद। मैं आपको बता रहा हूँ बात 1967 में समर की। जी तो उस वक्त तक तो नेशनल जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग कुछ बनी नहीं थी। हम एक क्वार्टर्स में रहते थे दूसरी लैबोरेटरी के, और विक्रम साराभाई को बहुत लोगों के इनविटेशन थे। तो उन्होंने NGRA के डायरेक्टर डॉक्टर नारायण को आधे घंटे का टाइम दिया कि मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास आऊँगा। जी तो डॉक्टर नारायण ने उनसे बात करी, तो उन्होंने पूछा होगा कि भाई तुम्हारा कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या चल रहा है। तो विक्रम साराभाई को लेके वो हमारी साइट पे आ गए। 150 एकड़ ज़मीन में NGRA बना हुआ है जी, और वो दिखाने ले आए उनको सेस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि उस वक्त पूरी हो चुकी थी, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह काम चल रहा है। हाँ जी। और वो साराभाई उसमें नीचे उतर के आए और उनसे मेरा पहली बार साक्षात्कार हुआ। उन्होंने मेरे से 5-10 मिनट बातें करी और वो चले गए। अब ये जब भूकंप आया 10 दिसंबर 1967 में, इसके पश्चात फरवरी या मार्च 68 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक मीटिंग रखी गई इस भूकंप के बारे में चर्चा करने के लिए, क्यों आया, कैसा आया। और उस टाइम साराभाई जो थे वो एटॉमिक एनर्जी के भी हेड थे जी तो मीटिंग वाज चेयर्ड बाय विक्रम साराभाई जी। और उसमें करीब 100-150 लोग बुलाए गए होंगे। और डॉक्टर हरिनारायण जो थे वो मेरे को अपने साथ ले गए
तो जैसे आप बैठे हैं, वो विक्रम साराभाई अकेले बैठे थे और सामने फ्रंट लाइन पे डॉक्टर हरिनारायण वगैरह इंटर्न बैठे थे, मैं कहीं पीछे 8वीं या 10वीं रो में बैठा हुआ था। तो जिक्र होता रहा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ। 15-20 मिनट बाद विक्रम साहब कहता, हर्ष, डू यू हैव ओपिनियन टू गिव? सो आई वाज अमेज्ड बिकॉज ही हैज स्पेंट ओनली 10 मिनट्स विद मी। जी। और उसके बाद मेरे को लोकेट करना 10वीं-12वीं रो में और कहना कि हर्ष, डू यू हैव ओपिनियन? तो आई सेड, सर, आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई विल वर्क ऑन इट. So that was a sort of a incentive that Vikram Sarabhai has asked my opinion. And then So it also inspired you. हाँ, and I've started working on it. तो सबसे बड़ा काम जो हुआ वो ये कि मैंने दुनिया भर के जितने भी कृत्रिम जलाशय थे, उनका जो भूकंप है, उनको स्टडी करा जी। और पाया कि उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नॉर्मल भूकंप से अलग हैं. उसके बेसिस मैंने उसका मॉडल डेवलप किया कि क्यों ऐसे भूकंप आते हैं, विच इज नाउ टोटली एक्सेप्टेबल ग्लोबली. बहुत खूबसूरत. और इसके बाद जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हमको ये नहीं पता कि भूकंप कैसे इनिशिएट होता है. जी. और उसका एक कारण क्या है कि जो कि हमारी भूकंप श्रृंखलाएं हैं बहुत बड़ी बड़ी, जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट है, हिमालयन बेल्ट है, इनके ऊपर भूकंप आते हैं 30-40 किलोमीटर की डेप्थ और आते रहते हैं, तो कॉज एंड इफेक्ट का पता नहीं लगता. जी. जबकि कोयना में भूकंप आ रहे हैं 20 से 30 किलोमीटर एरिया में, डेप्थ 2 से लेकर 10 किलोमीटर और 100 किलोमीटर तक और कोई सोर्स नहीं है. एंड द रीजन इज वेरी एक्सेसिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ मेजरमेंट्स. जी. सो दैट्स वाई हम लोगों ने वहाँ पे सेटअप करा और आई गॉट इन्वॉल्व विद ICDP, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल ड्रिलिंग प्रोग्राम, क्योंकि हम जो है नज़दीक से देखना चाहते हैं भूकंप. जी. सो वी हैव सेट अप ए नेटवर्क ऑफ 8 स्टेशंस जिनमें हमने सेismometers 1.5 किलोमीटर की डेप्थ पर लगाए. तो भूकंप आस पास ही होते रहते हैं. तो नहीं तो क्या होता है, भूकंप की वेव वहाँ से चलेगी, फिर कहीं से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर डायरेक्ट वेव्स आ रही हैं. जी. और वहाँ पे हम जो है भूकंप अब 200 मीटर की एक्यूरेसी से लोकेट कर रहे हैं. जो भूकंप आएगा उसको 200 मीटर ज़्यादा उसकी एरर नहीं है. तो मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ पर भी दुनिया में ऐसे कृत्रिम जलाशय बन रहे हैं, अगर वहाँ पे भूकंप आने शुरू हुए हों तो वहाँ पे अगर हम इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि ये शैलो होते हैं, जी. तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका सॉल्यूशन अभी मेरे पास भी नहीं है. वो वहाँ सारा काम हो गया लेकिन अभी तक ठीक से पता हुआ नहीं है. तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अर्थक्वेक्स के बारे में सबसे बड़ी बात क्या है कि कब भूकंप आएगा, कहाँ आएगा, कितना बड़ा आएगा, इसके बारे में पूरा अंदाज लगाना मुश्किल है. जी. और उससे बड़ी बात क्या है कि अगर मैं आपको बता भी दूं कि भटिंडा के पास अगले इतवार को दोपहर के 3 बजे एक 6 मिनट का भूकंप आएगा, तो आप भटिंडा छोड़ के चले जाएंगे सब लोग? बहुत 10 लाख बहुत लोग छोड़ के चले जाएंगे. बहुत ज़्यादा मुश्किल. तो हमको भूकंपों के संग कैसे रहते हैं ये सीखना चाहिए. जी. और यही मेरा आज का कार्य क्षेत्र है. जी. हाउ टू डेवलप एन अर्थक्वेक रेजिलिएंट सोसाइटी. जी. क्योंकि हुआ क्या है, हमारी हिमालयन माउंटेन बेल्ट है ना, वहाँ पर 1897 और 1950 के बीच में 4 बड़े भूकंप आए. जी. 8 मैग्नीट्यूड और या उससे बड़े. 1897 शिलोंग अर्थक्वेक, 1905 कांगड़ा अर्थक्वेक जो आपसे बहुत दूर नहीं है, कांगड़ा यहाँ से. जी. फिर 1934 बिहार नेपाल अर्थक्वेक एंड 1950 असम अर्थक्वेक. इस मैग्नीट्यूड का भूकंप अभी तक नहीं आया. 1950 से अब 2026 हो गया, 50 और 56 साल हो गए. जी. 76 साल हो गए. अगर 1905 वाला भूकंप आज रिपीट होता है तो क्या होगा? उसकी तरकीब है. जी. उसकी तरकीब क्या है कि आप उसकी आइसोसेस्मल लाइंस बनाइए कि कितना फोर्स रहेगा. जी. उस पर आप अपनी बिल्डिंग की टाइपोलॉजी डालिए
जी तो पता चलेगा कि कितने मकान गिरेंगे। उसके ऊपर फिर आप जो है पॉपुलेशन डेंसिटी डालिए तो पता चलेगा कितने लोग मरेंगे। तो जिस भूकंप ने 1905 में सिर्फ 20,000 लोग मरे थे, अगर वो भूकंप आज रिपीट करता है तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ये 4 में हमने करा था काम, जी यहाँ पे 7 से 8 लाख लोग मर सकते हैं। अच्छा, ये जब नंबर सामने आया ना तो मेरे को हुआ कि कुछ ज़्यादा ही हो गया। उसी वक्त मुजफ्फराबाद का अर्थ हो गया 2006 का, जी जिसका मान सिर्फ 7.6 था और सुबह के 9 बजे आया वो। उसमें 87,000 लोग मारे गए। तब जब आप 7.6 से 8 जाते हैं तो एनर्जी रिलीज, जैसे मैंने बताया, 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको सीखना चाहिए, हमको बताना चाहिए कि हम भूकंप के संग कैसे रहना सीखें। जी और ऐसा हुआ है। मैं आपको किस्सा बताता हूँ हेती का। हेती बड़ी छोटी सी कंट्री है कैरिबियन आइलैंड्स में। तो 1990s में मेरे को कॉमनवेल्थ साइंस काउंसिल ने स्पॉन्सर किया था फॉर द विजिट टू ऑल द कैरिबियन कंट्रीज जी टू असेस देयर seismic preparedness. And Haiti was in very bad shape. But as usual वो रिपोर्ट सारी फाइल हो जाती हैं, ख्याल नहीं करा। 2010 में भूकंप आया जिसका मैग्नीट्यूड 7 था, 3,20,000 लोग मरे। तो फिर वो उनको कुछ अकल आई, वो रिपोर्ट देखी और तैयारी शुरू करी। उसी जगह 2021 में 7.3 मिनट का भूकंप आया और 3,20,000 से नंबर कट के 1,800 रह गए। जी ये काम किसने करा? हेती जैसे छोटे देश ने। जी हिंदुस्तान को नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। इसके लिए बड़ा आवश्यक है कि हम एक तो अर्थक्वेक डे मनाना शुरू करें। क्यों कह रहा हूं मैं? एक किताब है भाई बहुत ही रिक्टर की, चार्ल्स एफ रिक्टर, ऑन सेस्मोलॉजी। उन्होंने 1958 में लिखी थी। उसमें उन्होंने एक चैप्टर डाला है ग्रेट इंडियन अर्थक्वेक्स। तो उसमें 1819 अर्थक्वेक जो साउथ में आया था, जी इसके बाद 1897, 1905 कांगड़ा, ये 6 भूकंपों का जिक्र है। तो मैंने वो 6 भूकंपों का जिक्र देखा, कितने लोग मरे और उस वक्त हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी वो देखी। उनमें से 3 जगह भूकंप रिपीट कर गए हैं, उतने बड़े नहीं, थोड़े छोटे। जैसे कि जहाँ 1819 का कच्छ का अर्थक्वेक गया था, वहाँ 2000 में कांगड़ा वो अर्थक्वेक आ गया। देयर वाज अर्थक्वेक इन 2001 इन गुजरात है जी, गुजरात में। हाँ गुजरात में। जी जी। और और उसमें 1819 के अर्थक्वेक में सिर्फ 1,500 लोग मरे थे। इस अर्थक्वेक में 20,000 से ज़्यादा लोग मरे। तो पॉपुलेशन बढ़ गई, कंस्ट्रक्शन बढ़ गया, ठीक है। जहाँ पे कांगड़ा अर्थक्वेक आया था उससे वेस्ट में मुजफ्फराबाद अर्थक्वेक आया। कांगड़ा अर्थक्वेक में करीब 20,000 लोग मरे थे। मुजफ्फराबाद अर्थक्वेक में 87,000 मरे। तो 1905 से 2005 तक पॉपुलेशन बढ़ी, कंस्ट्रक्शन बढ़ा, हो गया। जहाँ 1934 का अर्थक्वेक आया था बिहार नेपाल का, जिसमें 14,000 लोग मरे थे, वहीं पे 2015 में गोरखा अर्थक्वेक आया नेपाल में और 14,000 की जगह सिर्फ 9,000 लोग मरे। क्यों? जबकि नेपाल की पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा बढ़ गई। जी। उसका एकमात्र कारण ये है कि वो दे सेलिब्रेट अर्थक्वेक डे ऑन 16 जनवरी एवरी ईयर। बिल्कुल। तो ये बात मैं चाहता हूँ कि पंजाब इसको सोचे और एक भूकंप दिवस उसमें हम बताते हैं भाई क्या करना चाहिए। और छोटी छोटी चीज़ें इस हम जो है स्कूलों से स्टार्ट करते हैं। अगर स्कूल के बच्चों को समझ में आ जाए कि भूकंप में क्या करना क्या नहीं करना, तो वो अपने जाके माँ बाप से बात करेगा। ये जाके देखेगा कि भाई हमारी बिल्डिंग है उसमें भूकंप रेजिस्टेंस है कि नहीं, वो सारी बातें हो जाती हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि लाइफ लाइन बिल्डिंग्स,
आपके हॉस्पिटल्स, आपके पुलिस स्टेशंस, फायर स्टेशंस, इमरजेंसी सुविधाएं, अगर हॉस्पिटल ही गिर गया भूकंप में तो क्या करोगे? बिल्कुल। और आजकल ऐसी तरकीबें हैं जिसको हम कहते हैं रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग। हम पता कर सकते हैं कि आपका मैप है, आपका डिटेल स्ट्रक्चरल मैप है किसी भी बिल्डिंग का, तो इंजीनियर बता सकता है कि ये भूकंप एंटिसिपेटेड जो भूकंप है उसका सामना कर सकता है कि नहीं। जी। अच्छा, उसके लिए भी काम हो गया है। एक प्रोग्राम था, ग्लोबल प्रोग्राम था नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन का, उसमें भूकंपों पर जोर था। वो हुआ 1992 से 1999 तक वो चला, जिसमें करीब 500 वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में काम करा। और उनका एक हमने GSHAP ग्लोबल सेस्मिक हज़ार्ड असेसमेंट प्रोग्राम का मैप बनाया। आई हैपन टू बी चेयरिंग द स्टीयरिंग कमेटी। उसमें 500 लोगों ने 7 साल काम करा एंड वी प्रोड्यूस दैट मैप। तो उसमें सब जगह पता है कि बड़े से बड़ा भूकंप कितना आ सकता है। दिस इज नोन फॉर एवरी पॉइंट इन द होल वर्ल्ड, एंड देन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रिपेयर फॉर इट। बिल्कुल। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, अगर आपको मैं बता भी दूं कि कल को भूकंप आएगा, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। सो दिस इज समथिंग विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये है अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम। ऐसा होता है कि भूकंप में 2 तरह की तरंगें होती हैं जी। एक तो बॉडी वेव्स होती हैं। बॉडी वेव्स होती हैं वो काफ़ी स्पीड से जाती हैं। पी वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वो करीब 7 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं, लेकिन उनसे डिस्ट्रक्शन नहीं होता। जी। फिर आती हैं शेयर वेव्स, जिनसे कि डिस्ट्रक्शन होता है। उनकी स्पीड उससे आधी होती है। तो अगर आपका भूकंप 200 किलोमीटर दूर है तो आपका फास्ट वाली वेव्स तो 25 सेकंड में पहुंच गई जी, और स्लो वाली 60 सेकंड में पहुंचेंगी। तो आपको 35 सेकंड का टाइम है कि आप तैयार हो जाओ। प्रोफेसर गुप्ता, इतने कम समय में हम क्या तैयारी कर सकते हैं? उसमें तैयारी ये कर सकते हैं कि जितने भी कई देशों में चालू हो गया है, वो जापान में है और ताइवान में है, और तो होता क्या है कि जो अलार्म आता है ना, तो आपकी लिफ्ट्स बंद हो जाएंगी, सारे आप लाइट्स ऑफ कर देंगे और आप ट्रेनें रोक देंगे, तो उससे जो परेशानी होगी वो बच जाएगी। बट ये तो सब है भूकंप आने के बाद। जी सर, हमें पूर्ण विश्वास है कि अर्थक्वेक रेजिलिएंट सोसाइटी बनाने की दिशा में आपके सार्थक प्रयास निश्चित रूप से समाज में एक बदलाव लेकर आएंगे, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों को प्रमुख भूमिका निभानी होगी। और हमारा विश्वविद्यालय इस पहल में आपके साथ है, और हम मिलकर समाज में ये चेतना लेकर आएंगे कि जब कभी भी हमें ये चेतावनी मिले तो हम प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए उसी वक्त तैयार हो जाएं और कम से कम जान माल की हानि हो। प्रोफेसर साहब, आपने दशकों तक भूविज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान किया और विभिन्न विषयों पे कार्य किया, तो मैं अब इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको प्लैनेट अर्थ के बारे में सबसे अधिक रोमांचक बात क्या लगती है, जहाँ पे आपका कोई अंत नहीं है बात होगा तो जी, लेकिन जो प्लैनेट अर्थ है हमारा, उसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है जी। और आपके पास जितनी भी परेशानियाँ हो रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वाटर लेवल राइज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसके लिए मैं ज़ोर डाल रहा हूँ कि अर्थ साइंसेस की स्टडीज़ को पे ज़्यादा ज़ोर डालना चाहिए जी। और आपके यहाँ तो आपके जो वाइस चांसलर साहब हैं वो भी अर्थ साइंटिस्ट हैं। बिल्कुल। आपके यहाँ अर्थ साइंस का अच्छा डिपार्टमेंट भी है। बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी शुरुआत करी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने, और इसको आगे और दिशा दे। जैसे मैंने बताया कि बच्चों को स्कूल में जाके भूकंपों के बारे में बताएं जी। और उनको तैयार करें कि वो जो भूकंप आए फ्यूचर में कभी भी उसको बेटर टॉलरेट कर पाएँ। जी। सर, अब हम जब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप युवा शोधार्थियों को जो कि वैज्ञानिक बनने की जिज्ञासा और इच्छा लेकर अपना कार्य कर रहे हैं, वो किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य करें, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश बिल्कुल सिंपल है कि जो भी आदमी ना विज्ञान करता है नौकरी समझ के,
जी उसको नहीं करना चाहिए। ये उसकी हॉबी होनी चाहिए। इट शुड बी योर पैशन। जी सरकारी नौकरी तनख्वाह दे के कोई वैज्ञानिक काम नहीं कर सकता। तो जब तक कि आपके अंदर वो जज्बा ना हो ना कुछ करने का, कुछ समझने का, तो ठीक है डिपार्टमेंट है, साइंस का काम चल रहा है वो, लेकिन एक शुद्ध वैज्ञानिक जो है ना उसको अपने अंदर से होता है कि उत्सुकता होती है, सॉल्यूशन निकालना है मेरे को इस प्रॉब्लम का। और वो जो भी आज तक सफल वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने कुछ करा है उनमें से मतलब उन्होंने किसी ने भी प्रोफेशन नहीं हुआ। साइंस इज नॉट ए प्रोफेशन, जी रिसर्च इज नॉट ए प्रोफेशन, इट हैज़ टू बी योर हॉबी। प्रोफेसर हर्ष कुमार गुप्ता जी, आपने युवा शोधार्थियों के साथ एक बहुत खूबसूरत संदेश साझा किया। इसके साथ ही आपने सीयू पंजाब रेडियो स्टूडियो में पधारते हुए हमारे श्रोताओं के साथ जो समय बताया और अपने मूल्यवान विचार साझा किए, इस सब के लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की इस मुलाकात में आपने प्रोफेसर हर्ष कुमार गुप्ता जी के प्रेरणादायक जीवन यात्रा को सुनकर आनंद लिया होगा और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी प्रेरित हुए होंगे। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक खास शख्सियत के साथ। तब तक आप सुनते रहिए सीयू पंजाब रेडियो 89.6 FM। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ 89.6 FM ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼